Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। ज्योग्राफी देख रहे थे और ज्योग्राफी में जो आज टॉपिक है वो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो इस वीडियो में ब्रह्मांड संबंधित जो अलग अलग थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत ही रोचक प्रश्न है ना, बहुत ही मनोरंजक प्रश्न है। ये सब चीज़ें जो है, कभी कभी जब आप अकेले में रहते हैं तो ये इस तरह की बातें उठती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या कोई आदमी पहले आया, वो इतना अच्छा व्यवस्था करके चला गया कि जब हम लोग आएंगे तो किस तरह से जीवन यापन करेगा लोग? ऐसा तो नहीं है, लेकिन मन में ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम सेंटेंस बनाते हैं, ये भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत तरह की ऐसी बातें जो है कभी कभी मानवीय चेतना में उठती है और आदमी सोचता है कभी कभी कि आखिर ये चीज़ें कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि भोजपुरी भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो मतलब अब मान लीजिए मार्कर को मार्कर किसने कहा? कोई तो ऐसा लगता है कोई ऐसी टीम गठित की होगी जिसमें कि रखा गया होगा कि इस जैसे मान लीजिए घड़ी है तो इसको घड़ी कहना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप कुछ इसमें देखिए, कुछ व्याख्या है जो आपका आप समझ सकते हैं दार्शनिक तौर पर वो उसका सही व्याख्या करता है। और अगर विज्ञान पे जाइएगा तो कुछ कहीं चीज़ें उसका विज्ञान की बातों को हम तब मानते हैं जब वो एविडेंस के साथ होता है, साक्ष्य के साथ होता है। साक्ष्य के साथ नहीं है तो उस बात को 100% मान लेना भी मूर्खता है ना। तो ये कहीं आप देखिएगा तो ऐसा पॉसिबल है कि हर चीज़ के लिए एक कमेटी हो, वो इस चीज़ का नाम रख दे कि इसको ये कहा जाए। दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारा इशारा आध्यात्म की ओर जाता है कि जैसे मान लीजिए एक दार्शनिक कहता है कि एक जमीन पर, धरती पर आदमी का जन्म ना उसके कर्म के अनुसार होता है, फिर यहाँ का जो है सारी स्मृति लोक का भोग वगैरह करके फिर जाना होता है। तो इस तरह की तमाम बातें होती है, लेकिन वो भी कहीं सही लगता है, वो कभी कभी सही व्याख्या लगता है कि सही व्याख्या है। चलिए विषय से विषयांतर हो जाएगा, हम जो चीज़ देखने आए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो है, देखिए, अस्तित्ववान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन आपका 1 नंबर में ही है, अस्तित्वमान द्रव्य। अस्तित्वमान द्रव्य का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा द्रव्य जिसका अस्तित्व हो, है ना, द्रव्य जिसका अस्तित्व हो। तो क्या बोला कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्ववान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, सिर्फ द्रव्य को ब्रह्मांड नहीं कह सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा को भी ब्रह्मांड नहीं कह सकते हैं, लेकिन अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, जहां एनर्जी और जो आपका द्रव्यमान है, दोनों ही चीजें जब मिलेंगी तब फिर क्या होगा? वह मिल करके आपका उसका संघात, एक तरह से हिंदी वर्ड यूज किया जा सकता है संघात, कि द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को या संघात रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें द्रव्यमान में बहुत सारी चीजें, जो जैसे आप दार्शनिक व्याख्या देखिएगा कि ईथर से आकाश हुआ, आकाश से ऐसे करके उसका डिफाइन है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक ढंग से देखिएगा तो सीधा क्या बात है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, सिर्फ अलग से द्रव्य भी संसार, द्रव्य अकेला रहे तो भी ब्रह्मांड नहीं है, ऊर्जा अकेली रहे तो भी ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन द्रव्य और ऊर्जा के आप कह सकते हैं सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, द्रव्य और ऊर्जा के संघात को ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए डिफिनेशन हो गया ब्रह्मांड किसे कहते हैं। दूसरा है, अब अच्छा जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड का ही बात है, तो ब्रह्मांड आप कहते किसको है? ब्रह्मांड हम लोग कहते किसको है? ब्रह्मांड या यूनिवर्स हम किसको कहते हैं? आंख खोलने के बाद जो चीजें दिखाई देती है वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत है। जैसे मान लीजिए हम आंख खोलते हैं और कुछ भी दीवार दिखाई देती है, वह क्या ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है? बड़े बड़े उल्का हैं, बड़े बड़े पिंड हैं, जो भी चीजें आपको आकाश में स्टार्स दिखाई देते हैं वो ब्रह्मांड नहीं है, वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। अगर हम ऐसे कहना चाहें तो आंख खोलने के बाद जो भी चीजें दिखाई देती है वह सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम और आप और ये आंखें जो देख रही है यह भी ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, सब ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है। तो आंख खोल के जो चीजें दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं द्रव्य और ऊर्जा के संघात का, द्रव्य और ऊर्जा के मिश्रण का रूप है। जैसे मान लीजिए हम इस मार्कर को ही देखते हैं, इसमें क्या है? द्रव्य भी है और एनर्जी भी है। द्रव्य और एनर्जी का मिला हुआ, द्रव्य और एनर्जी का सम्मिलित रूप या द्रव्य और एनर्जी का आपस में संबंध होने के बाद जो चीजें बनती है वह सब ब्रह्मांड का हिस्सा होता है, या वह सब ब्रह्मांड है। आप अगर मान लीजिए आप वस्तुपरक बात, जड़त्व की बात करते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि जो चीजें निर्जीव है उसमें भी, निर्जीव वस्तुएं भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो वह क्यों है? अगर आप उसको देखिएगा कि उसके पूरे स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा कि उसका निर्माण कैसे हुआ, तो वहां से आपको बात समझ में आएगी कि वह द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप ही
कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो आपको दिखाई देती है वह बनती है, और वह क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं अर्थात गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्द में इसी चीज को, अस्तित्वान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसी का दूसरा रूप क्या कहता है दूसरे शब्द में, कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जो सूक्ष्मतम अणु है, जो है ना, जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा हिस्सा इसको कह सकते हैं, सूक्ष्मतम अणु या परमाणु जो भी है, उस हिस्से को, वह भी जो छोटा सा अणु भी है वह भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जो महाकाय आकाश गंगाएं हैं, आकाश पिंड हैं, गैलेक्सीज हैं, वह भी ब्रह्मांड का अंश है। तो एक छोटा सा अणु भी और एक बहुत बड़ा गैलेक्सीज या बहुत बड़ा आकाशीय पिंड, वह भी क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो क्या बोला, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को, उस दोनों के सम्मिलित स्वरूप को, एक छोटे से अणु का भी और एक महाकाय आकाश गंगाओं का भी, महाकाय गैलेक्सीज का भी जो दोनों का स्वरूप है, दोनों का जो सम्मिलित रूप है, वह क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह का प्रश्न उठता है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बहुत सारा रीजन बताया गया, अलग अलग थ्योरीज दी गई, लेकिन जो 4 प्रमुख थ्योरीज हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ब्रह्मांड के सिद्धांत का, जो 4 थ्योरी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो वो थ्योरीज क्या बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। सबका अपना अपना व्याख्या है और व्याख्या करता है, अलग अलग सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं जो उन्होंने, लेकिन हाँ कोई भी बातें ऐसी नहीं है कि सिर्फ बोल दी गई आंख मूंद करके, नहीं, उसके साथ उसका एविडेंस, उसका साक्ष्य भी मौजूद है और उसी के आधार पर वो सिद्धांत दी गई। तो चलिए बहुत ही रोचक चीजें देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। सबसे पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है। यह बिग बैंग थ्योरी जो एब जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दी गई, किसका, कौन सा सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन सबसे प्रचलित, सबसे सुव्याख्यायित जो सिद्धांत हुआ वह है आपका बिग बैंग थ्योरी, या फिर जिसको आप कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, जो 1 नंबर पर है। यह सबसे बेहतरीन थ्योरी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक व्याख्या करता है, लेकिन कुछ इसमें भी कमियां हैं वो। लेकिन एक बात देखिए, दुनिया में सब गलत है, लेकिन जो कम गलत है वो सही है ना। दुनिया में सभी गलत हैं, लेकिन सही वो है जो कम गलत है। तो इस, अब देखिए, अभी हम इस पर बात करेंगे ब्रह्मांड विस्फोट का सिद्धांत जो एब जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया था। तो बिग बैंग थ्योरी, यहां से दिमाग में ये प्रश्न आती है, बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या, महाविस्फोट सिद्धांत आखिर है क्या। हमको मालूम है, कुछ आपको पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी जान लेते हैं महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। जॉर्ज लेमेंतेयर ने कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उन्होंने जो रीजन बताया था, वो बताया कि एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, है ना, एक महाविस्फोट हुआ, और एक बिंदु में महाविस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड की व्यापकता बढ़ती चली गई। ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ग्रो होते चला गया, और होते होते ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा ग्रह नक्षत्र सब जो है इसके अंतर्गत आ गया। अब देखिए, ये तो बोला गया, लेकिन अब सिर्फ बोलने से तो बात बनेगी नहीं। उन्होंने इसका साक्ष्य क्या दिया कि जो आकाश गंगाएं आकाश में है, जो उल्काएं आकाश में है, उसमें आज भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब कि दिन पर दिन, सालों साल जो है उसमें दूरियां बढ़ती जा रही है। उन अलकाओं में, उन आकाश गंगाओं में दूरियां बढ़ती जा रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड में अभी भी व्यापकता बढ़ती जा रही है, अर्थात ब्रह्मांड का दिन प्रतिदिन और भी विस्तार होता चला जा रहा है। ये बात भी सटीक लगती है, एकदम 100% बात सही लगती है कि जो लेमेंतेयर साहब ने कहा वो एकदम सही बात है कि एक छोटा सा बिंदु है जिसमें कि एक महाविस्फोट होता है, और उस विस्फोट के बाद वह फैलता जाता है, और वो फैलता ही जा रहा है, और वो वर्तमान समय में भी फैलता जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं इस दरमियान, इस बोलने के दौरान भी वो फैल रहा है। ये बातें है महाविस्फोट सिद्धांत की, कि एक मेन धमाका हुआ और उस बिग बैंग धमाके के साथ जो है वह ब्रह्मांड बढ़ता चला गया, और इसका साक्ष्य ये है कि वह अभी भी बढ़ता जा रहा है। और ये सही बात भी है, वह अभी भी उल्काओं में, आकाश गंगाओं में, आकाशीय पिंडों में अभी भी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये तो हो गया महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए,
इसको समझ लिए, जॉर्ज है ना, एफ जॉर्ज लेमेंथेयर, इस सिद्धांत को, महाविस्फोट सिद्धांत को, बिग बैंग थ्योरी को अभी हम और भी अगली वीडियो में समझेंगे। देखिए ये हमारा टॉपिक है महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, इसको अभी और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कराया है कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, है ना, स्टेडी स्टेट थ्योरी। यह भी साम्यावस्था, सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना क्या है, यह सिद्धांत दिया गया है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा। तो अब इसको समझेंगे कि साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टडी स्टेट थ्योरी क्या है, जो किनके द्वारा दिया गया है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। देखिए ये भी याद रखिएगा, है ना, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथेयर और साम्यावस्था का सिद्धांत या सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। अब साम्यावस्था या सतत सृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है? सतत सृष्टि का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड न तो महाविस्फोट के साथ आरंभ हुआ था और न ही कभी इसका अंत होगा। अब देखिए यह सिद्धांत जो है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी का, ये इसको काट देती है। किसको? ये जो है महाविस्फोट सिद्धांत को नहीं मान रही है। कौन? तो ये सतत सृष्टि सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड न तो महाविस्फोट के साथ आरंभ हुआ था और न ही कभी इसका अंत होगा। जबकि आप देखिए कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या कहता है कि इसका जो है एक बार महाविस्फोट हुआ और उसके बाद इसका आरंभ होता चला गया और ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है? सतत सृष्टि सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्मांड न तो महाविस्फोट के साथ आरंभ हुआ था और न ही कभी इसका अंत होगा, अर्थात ब्रह्मांड का न आदि है और न अंत है। ये सतत सृष्टि सिद्धांत कहता है कि ना तो ये कभी आरंभ हुआ था और ना कभी ये अंत होगा। मतलब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत में सतत सृष्टि सिद्धांत कहता है कि इसका आदि भी नहीं है और इसका अंत भी नहीं है, जबकि महाविस्फोट सिद्धांत कहता है कि इसका आदि है। मतलब कि एक विस्फोट हुआ है, इसका मतलब इसका आदि है। ये बात महाविस्फोट सिद्धांत मानता है। और जिसका आदि है उसका अंत भी निश्चित है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका मरण भी निश्चित है, वो उसके साथ ही अटैच है, इनबिल्ट है कि अगर जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। इसी तरह से अब जो सतत सिद्धांत सृष्टि सिद्धांत है ये क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मांड के बारे में ये बात कही गई कि विस्फोट के साथ ये बढ़ता है और अंत होगा, ऐसा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तब फिर सतत सृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार है कि अब देखिए सबसे जो महाविस्फोट सिद्धांत का एविडेंस, साक्ष्य के रूप में जो बातें हैं वो ये है कि उसमें अभी भी वृद्धि होती जा रही है। ब्रह्मांड एक छोटा सा रूप में था, उसमें विस्फोट हुआ, वो बढ़ता जा रहा है और आज भी बढ़ता जा रहा है, और साक्ष्य भी यही है कि वो अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए इस बात को मानना सहज हो जाती है। लेकिन सतत सृष्टि का सिद्धांत कहता है अगर ये बात सच है कि वह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ना, तो ब्रह्मांड की डेंसिटी में भी परिवर्तन होनी चाहिए। देखिए बहुत मार्केबल बात है, अगर यदि ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है तो इसकी डेंसिटी में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, इसके घनत्व में भी चेंजिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां से इस जो आपका महाविस्फोट का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, इस पर भी एक तरह से आघात होता है। ये ऑब्जेक्शन जो है, ये बात उठती है क्या कि आकाशगंगाएं आपस में दूर होती जाती है परंतु इसका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अब ये जो थ्योरी है साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत, इन्होंने क्या किया कि आकाशीय घनत्व में परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर तुम कह रहे हो कि सृष्टि के साथ वो जो फैलाव बढ़ता जा रहा है तो उसके आकाशीय घनत्व में भी चेंजिंग होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अब सृष्टि के आकाशीय घनत्व में जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कैसे मान लें कि उसमें जो वृद्धि होती जा रही है? और नेचर पदार्थ का ऐसा होता है कि जब आप उसमें फैलाव होता है तो उसकी डेंसिटी में चेंजिंग होती है, जिस तरह से फैलाव होगा उससे उसका डेंसिटी चेंज करेगा। लेकिन ब्रह्मांड में अगर यही बात सही है, महाविस्फोट का सिद्धांत ही अगर सही है कि वह जो है एक समय के साथ उसमें जो है फैलाव बढ़ता जाता है, व्यापकता बढ़ती जाती है, तो अगर व्यापकता बढ़ती जाती है तो फिर इसके आकाशीय घनत्व में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? स्वाभाविक बात, एकदम परफेक्ट बात है। ये किसने ये सवाल कौन करती है? तो सतत सृष्टि का सिद्धांत जो आपका या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि आकाशीय घनत्व में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब देखा जाता है, जब खोज किया गया, पता किया गया, सच में जो आकाशीय घनत्व है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर ब्रह्मांड के विस्तार से ये बात सही है तो फिर आकाशीय घनत्व में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? और अगर आकाशीय घनत्व में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कैसे माने कि ये फैलाव हो रहा है?
और ये क्या कर देती है, इसको काट देती है। किसको? महाविस्फोट सिद्धांत को। महाविस्फोट सिद्धांत का जो साक्ष्य है वो वहां पर जो है कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठ जाती है कि अगर विस्फोट हुआ, वो बढ़ ही रहा है, तो बढ़ने के साथ किसी पदार्थ में जब उसमें जब बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी इफेक्ट होती है, डेंसिटी उसका घटता बढ़ता है, मतलब जब जो फैला होगा उसकी डेंसिटी घटेगी। लेकिन ब्रह्मांड के साथ ये चीजें नहीं होती है। ब्रह्मांड में जो आकाशीय घनत्व है वो सब दिन एक समान रहता है, वो ना घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। तो हम कैसे मान लें कि जो आपका महाविस्फोट सिद्धांत है वो सही है? अब देखिए, ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन जो सतत सृष्टि सिद्धांत कहता है हम वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि सतत सृष्टि सिद्धांत क्या कहती है कि जो आकाशीय, अगर इसके अनुसार आकाशगंगाएं आपस में दूर होती जाती है, परंतु इसका आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगर आकाशगंगाएं दूर हो रही है तो इसके आकाशीय घनत्व को भी चेंज होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। आकाशगंगाएं दूर हटती हैं लेकिन उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए जो है ये सतत सृष्टि सिद्धांत इसकी काट है, महाविस्फोट सिद्धांत को ये काटती है। चलिए, तीसरा है दोलन सिद्धांत। अब दोलन सिद्धांत क्या है, जिसको डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। किसने दिया है? डॉक्टर एलन संडेजा ने। दोलन सिद्धांत है ना, पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये क्या है? दोलन सिद्धांत क्या है? तो देखिए, ब्रह्मांड विस्तार और पतन की अवधि के बीच दोलन कर रहा है, ये आपका दोलन सिद्धांत है। दोलन सिद्धांत क्या कहता है कि जो ब्रह्मांड है ना, वह विस्तार और पतन के बीच, ब्रह्मांड विस्तार और पतन के बीच दोलन कर रहा है। ब्रह्मांड जो है विस्तार और पतन के बीच दोलन कर रहा है। ये किसका डेफिनेशन है? तो ये दोलन सिद्धांत कहती है। विस्तार और पतन का मतलब क्या हुआ, है ना? विस्तार और पतन के बीच दोलन करने का मतलब क्या हो गया कि इसका विस्तार भी हो रहा है एक तरफ से और एक तरफ से इसका पतन भी हो रहा है। मतलब कि ये अगर ब्रह्मांड में वृद्धि हो रही है, ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, तो ब्रह्मांड एक तरफ से अगर विस्तृत हो रहा है तो एक तरफ से उसका पतन भी होता जा रहा है। ये है किसका सिद्धांत? तो ये दोलन का सिद्धांत है ना, दोलन सिद्धांत। और यह भी आप अगर इसकी व्याख्या देखिएगा तो यह भी गलत नहीं लगेगा आपको, यह भी आपको परफेक्ट लगेगा, क्योंकि ये भी बात सही है। आप देखिए, आप अगर पदार्थों की अवस्था में देखिएगा कि अगर कहीं पतन होता है तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर विस्तार किसी चीज का हो रहा है तो उसका पतन भी अवश्यंभावी है। जैसे हमने कहा कि जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है, सुख के साथ दुख अवश्यंभावी है, इसी तरह से जो है विस्तार के साथ पतन भी अवश्यंभावी है। अगर आप ब्रह्मांड के विस्तार को मानते हैं, आप जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी इसको भी इस थ्योरी को मानती है कि ये व्यापकता इसमें बढ़ती जा रही है, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। तो अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो यह बात भी दूसरे ही साथ सही है कि उसका पतन भी अवश्यंभावी है। तो यह जो दोलन गति का सिद्धांत है जो डॉक्टर एलन संडेजा का है, डॉक्टर एलन संडेजा का सिद्धांत जो है दोलन सिद्धांत या पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यह क्या कहती है कि ब्रह्मांड जो है विस्तार और पतन, है ना, ब्रह्मांड विस्तार और पतन की अवधि के बीच दोलन करता है। विस्तार और पतन की अवधि के बीच दोलन करता है, हाँ, अवधि के बीच दोलन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रह्मांड जो है वह विस्तार एक तरफ से हो रहा है और एक तरफ से उसका पतन हो रहा है, और वो जो अवधि है उसके बीच में, उसी के बीच में ब्रह्मांड दोलन करता है। मतलब यह सब दिन से चला आ रहा है कि विस्तार होता जा रहा है, पतन भी होता जा रहा है। विस्तार, ब्रह्मांड के बारे में कहा गया कि ब्रह्मांड का विस्तार भी हो रहा है और पीछे से इसका पतन भी हो रहा है। और ये सिद्धांत क्या कहलाया? तो ये दोलन सिद्धांत, पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, अर्थात एलन संडेजा का जो है यह एक सिद्धांत कहलाया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, है ना, कि ब्रह्मांड का विस्तार और पतन की अवधि के बीच दोलन कर रहा है। ब्रह्मांड विस्तार और पतन के बीच की अवधि के साथ दोलन कर रहा है। ये हो गया दोलन सिद्धांत। चौथा है स्फीति सिद्धांत, जो लास्ट है स्फीति सिद्धांत, है ना, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ये जो इन्फ्लेशनरी थ्योरी है एलन गुथ का, किसका है? एलन गुथ का। तो स्फीति सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, अब ये चौथा समझते हैं स्फीति सिद्धांत, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत है। स्फीति सिद्धांत वह क्या है? इन्फ्लेशनरी सिद्धांत। इन्फ्लेशनरी सिद्धांत ये क्या कहती है? तो विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के बाद अति अल्पकाल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैला हुआ। क्या कह रहा है? अब हम इसको बताना। चौथा स्फीति सिद्धांत क्या कहती है कि एक विशालकाय अग्निपिंड है और उसके विस्फोट के बाद अति अल्प काल में, बहुत कम समय में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैला हुआ और ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। यह है स्फीति सिद्धांत कि एक जो है आग है, एक विशालकाय अग्निपिंड है और उस अग्निपिंड में, एक विशालकाय अग्निपिंड में, देखिए इसका जो स्फीति सिद्धांत की थ्योरी है वो किस बात से मानती है कि एक विशालकाय अग्निपिंड है। अग्निपिंड का मतलब पूछते हैं ना, एक अग्नि का पिंड है और उस अग्निपिंड में, उस अग्निपिंड के विस्फोट के बाद मतलब कि अग्निपिंड में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद अति अल्प काल में, बहुत कम समय में
ब्रह्मांड की व्यापकता बढ़ती चली गई, है ना। एक अग्निपिंड है जिसमें विस्फोट होता है और उसके विस्फोट के बाद बहुत ही कम समय में, अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से वृद्धि होता चला गया। असाधारण और त्वरित गति से वृद्धि होता चला गया या वृद्धि से फैला हुआ और ब्रह्मांड के आकार में होकर के यह कई गुना वृद्धि के रूप में आपके सामने आ गया, जो आप ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं। तो ये हो गया स्फीति सिद्धांत का, है ना। और ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। ये सीधा मान गया कि एक अग्निपिंड है और उस अग्निपिंड में, है ना, एक विस्फोट होता है, या अग्निपिंड में आप कह सकते हैं कि एक विस्फोट के बाद अति अल्प काल में, बहुत ही कम समय में ब्रह्मांड का असाधारण वृद्धि हुई और वही वृद्धि जो है होते होते आज ब्रह्मांड के रूप में हो गया। तो ये हो गया किसका सिद्धांत? स्फीति सिद्धांत, जिसको क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशनरी थ्योरी। एलन गुथ, किसका है? एलन गुथ। तो आज हमने आपके सामने ब्रह्मांड उत्पत्ति का चारों ही सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है, दोलन सिद्धांत क्या है और स्फीति सिद्धांत क्या है, चारों का ही व्याख्या किया या चारों को ही हमने बताने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। लेकिन इन चारों सिद्धांतों में जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वह कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है, जो कि आपका महाविस्फोट का सिद्धांत है। यह सर्वमान्य है। इन चारों ही सिद्धांत अपने आप में बहुत बेहतरीन है, लेकिन सबसे जो सर्वमान्य है वो कौन हो गया? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी हो गई। ठीक है। अब इसी बिग बैंग थ्योरी के बारे में कह रहा है, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में कह रहा है कि इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी, जो बेल्जियम के खगोलज्ञ भी थे और पादरी भी थे, जॉर्ज, है ना, एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था, है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपने पढ़ा अभी कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एब जॉर्ज लेमेंतेयर, जो क्या थे? एक बेल्जियम के खगोलज्ञ थे और पादरी भी थे। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। रॉबर्ट बेगोनेर, अगर आपसे प्रश्न आ जाएगा कि महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो रॉबर्ट बेगोनेर ने, है ना। महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या किसने की? रॉबर्ट बेगोनेर ने की। उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो अब देखिए यहां पर हो गया। अब चारों थ्योरी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है और इसके कंडीशंस क्या क्या हैं। ये तो मोटा मोटी रूप से हमने समझा है कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, लेकिन इसकी और जो गूढ़ बातें हैं वो अगला बार क्वेश्चन ही अगले वीडियो में होगा कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, या महाविस्फोट सिद्धांत किसे कहते हैं, या महाविस्फोट सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। वो अगली वीडियो में मैं उसका आंसर और सब कुछ जो बृहद पैमाने पर उसकी जो डेटा हैं वो आपको अगली वीडियो में डाल देंगे। तो यहाँ आपको बस इस चारों सिद्धांत को याद रखना है कि किसने क्या दिया। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर, जो कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। यह एक खगोलज्ञ भी थे, एक पादरी भी थे। ये तो आपको याद हो जाएगा। बचा 3 गो। सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। ये आपको याद रखना होगा। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, ये किसने दिया है? तो सतत सृष्टि सिद्धांत। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन, देखिए दोलन और एलन, ये भी आपको अभी तो याद हो जाएगा। दोलन का सिद्धांत, एलन का सिद्धांत। एलन का सिद्धांत ही क्या है? दोलन का सिद्धांत। एलन ने सिद्धांत दिया दोलन का, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एलन संडेजा ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोलन का। एलन दोलन, ये याद रख लीजिएगा। दोलन सिद्धांत, एलन संडेजा। और चौथा है, देखिए 2 तो आपको 1 नंबर और 3 नंबर याद हो जाएगा। दोलन सिद्धांत, एलन संडेजा, ये याद हो जाएगा। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी याद हो जाएगा। सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी याद रखना होगा। स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। यहाँ है एलन संडेजा और यहाँ है एलन गुथ। यहाँ है एलन संडेजा और यहाँ क्या है? एलन गुथ। तो स्फीति सिद्धांत किसने दिया? एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। स्फीति सिद्धांत किसने दिया? एलन गुथ। ठीक है ना, एलन गुथ याद रखिएगा। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। और सतत सृष्टि सिद्धांत, 100 में तो सतत है, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, 2 बार, इसलिए याद रखिएगा कि सतत सृष्टि सिद्धांत 2 आदमी ने दिया है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख लीजिएगा। एक बार पढ़ देते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर, सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, दोलन एलन, स्फीति एलन गुथ। चलिए, यहाँ आज हमने देखा चारों सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का है। अगले दिन हम समझेंगे महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, जो कि ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो है एक सिद्धांत है। चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।